गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करके बताइए, साउंड क्लियर है? हाँ, नोटिफिकेशन भी आ रहा है ना? चलो। ठीक है। गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करके बताओ, वॉइस क्लियर है और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में या फिर दिखने में कुछ? कंफर्म करके बताओ एक बार। साउंड क्लियर है, चलो। ठीक है, सब क्लियर। ठीक है भाई, चलो। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में आज हमारी है क्लास एट्थ, है ना? एट्थ क्लास है आज, ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स। कुछ अलग अलग एडवर्ब्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो उनके जो यूजेस हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिसके बीच में डिफरेंस जानना जरूरी होता है, क्योंकि दिखने में मतलब दिखने में तो अलग हैं लेकिन मीनिंग में कई बार एक जैसे होते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो मीनिंग में एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है, तो उन्हीं को हम जान रहे हैं। अलग अलग जो एडवर्ब्स हैं उनके यूजेस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स। कल मैंने आपको ये कुछ एडवर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ा के गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। इस पर मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक भाई कह रहा, सर ग्रुप में डिस्काउंट मिल रहा है। अरे भाई ऐसा है, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा मौका आपके लाइफ में आता है, ऐसे आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ऐसे ऐसे बच्चे आपको मैसेज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपकी होती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मतलब मैं अगर देखो मैं अगर टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो मैं जहाँ पहले पढ़ाता था, पता है आपको किस एप्लीकेशन पे पढ़ाता था? तो थोड़ा सा क्या होता है ना, सामने वाले की भी बात आपको सुननी पड़ती है, कंपनी की भी बात आपको माननी पड़ती है। तो अपने हिसाब से मैं चीज़ों को नहीं कर पा रहा था, बहुत इश्यूज थे इस चीज़ को लेकर ना। मैं थोड़ा सा अलग तरह का बंदा हूँ। मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता था, तो आप यकीन करो, ऑफलाइन में मेरी फीस कितनी होती थी इंग्लिश की? आप कहोगे सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जो फीस होती थी इंग्लिश की छोड़ो, हम जितने भी टीचर्स पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, हमारी टोटल फीस हुआ करती थी महीने की 650 रुपये। महीने की 650 रुपये मात्र। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, सब कुछ। तो हम लोग वो हैं कि हम लोग पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी मनी को, इन मॉनेटरी चीज़ों को कभी ज़्यादा वैल्यू दिया ही नहीं। इसी वजह से मेरा जो यूट्यूब चैनल है शायद आज तक मोनेटाइज नहीं है, शायद क्या मुझे पता, आज तक मोनेटाइज नहीं है। तो उतना मैं ध्यान देता नहीं। तो मुझे लगता है जब ऐसा कि मुझे कुछ करना चाहिए, शायद कुछ बच्चों की हेल्प हो सके, तो वो मैं कर देता हूँ। तो जो मेरे से हो पाया मैंने वो कर दिया, ठीक है। हम्म। और डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने बैच लिया है, आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो। ठीक है, चलो। ये पढ़ा दिया था मैंने, यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, ठीक है। सेल्डम इफ एवर बताया था, पेयर होता है ये। मीनिंग क्या बताया था? समटाइम्स सेल्डम और नेवर पेयर होता है, ये नेगेटिव में यूज करते हैं। मीनिंग क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल इफ एनीथिंग पॉजिटिव सेंस देता है। मीनिंग क्या होता है? अ लिटिल। कल समझा दिया था, दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। लिटिल और नथिंग का मतलब होता है, नेगेटिव सेंस रखता है, मीनिंग होता है इसका ना के बराबर, ठीक है। ये समझा दिया था मैंने आपको, और ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था, इसी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। भाई सब कराएंगे, वो कैब भी कराएंगे, सब कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? वो कैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब होगा इस बैच में, मैंने तो पहले ही बता रखा है। आप लोग बस पेशेंस के साथ पढ़ा करो। मुझे ना इस चीज़ से बड़ी इरिटेशन होती है, जब कोई मुझे बार बार बोलता ना सर ये सर ये सर ये। अरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, उसी में से सवाल पूछ लूंगा तो नहीं बता पाओगे। फैक्ट है ये कि जो मैंने पढ़ा दिए ना, 3-4 टॉपिक जितने भी पढ़ा दिए, अगर उसी में से सवाल पूछ लूंगा तो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। अब कमेंट बाजी बंद करो और ध्यान से इधर सामने ध्यान दो। देखो, डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक होता है टू मच, एक होता है मच टू, ठीक है। हाँ,
एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जो टू मच होता है, बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, टू मच मच टू, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है। टू मच बेसिकली एक एडजेक्टिव है। टू मच बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज अ नाउन। और आपको पता है एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, एक नाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब टू मच के बाद आपको क्या दिखाई देगा, टू मच के बाद आपको एक नाउन दिखाई देगा, ये आपको याद रखना है। टू मच के बाद क्या दिखाई देगा आपको, एक नाउन दिखाई देगा। ऑल क्लियर। और अगर मैं कहूँ मच टू, तो मच टू अपने आप में एक एडवर्ब है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि टू मच एक एडजेक्टिव है और मच टू एक क्या है, एडवर्ब है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मच टू क्या करता है, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। मच टू जो है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, क्योंकि एडवर्ब है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मच टू के बाद, हमें कह सकते हैं कि मच टू के बाद क्या आएगा, मच टू के बाद एक एडजेक्टिव आएगा। मच टू के बाद क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। ये चीज आप याद रख लोगे भाई, ठीक है। टू मच और मच टू। अब याद रखने का तरीका क्या है, अगर आप लोगों ने सलमान खान की वो मूवी देखी है किक, जिसके अंदर सलमान खान डेविल बनता है और पैसा लूटता है, देखा है आप लोगों ने, वो मास्क लगा लेता है छोटा सा यहाँ पे आंख पे, डेविल बनता है। तो एक कॉन्वर्सेशन होती है उसकी रणदीप हुड्डा के साथ, जो कि इंस्पेक्टर का रोल या एसीपी का रोल शायद कर रहा होता है मूवी के अंदर। तो एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर एक लाइन बोलता है, आप लोग अग्री करोगे कि हाँ सर हमने लाइन सुनी है। सलमान खान बोलता है कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ये लाइन सुनी है आपने, ये लाइन सुनी होगी आपने। सलमान खान बोलता है आप डेविल के पीछे, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, डेविल आपके पीछे। और लास्ट में क्या बोलता है, लास्ट में बोलता है टू मच फन। क्या बोलता है, टू मच फन, ठीक है। तो सलमान खान को आप कितना भी भला बुरा कह रहे हो, लेकिन उसको ग्रामर की नॉलेज है। अगर यहाँ पर वो मच टू फन बोलता तो गलत हो जाता। रीजन क्या है, ये जो फन है ये क्या है, एक नाउन है। फन क्या है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव, वी नीड एन एडजेक्टिव। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टू मच है वो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए टू मच और किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मच टू। अब इस एग्जाम्पल से आप याद रखना कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। तो टू मच फन में फन क्या है आपका, नाउन है। ऑल क्लियर, समझ में आ गया भाई, हाँ कि ना। आगे देखिए, मच टू आपको पता लग गया, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एग्जांपल देखो, आई डिड टू मच शॉपिंग, आई डिड टू मच शॉपिंग। तो क्या ये टू मच ठीक है, आप देखो इसके बाद क्या है, शॉपिंग। शॉपिंग इज व्हाट, शॉपिंग इज अ नाउन। भाई वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं तो नाउन की तरह भी काम करता है ना। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो एक नाउन की तरह भी काम करता है। जैसे वॉक से वॉकिंग बन गया, तो वॉकिंग एक नाउन का भी काम करता है। ऐसे शॉप से शॉपिंग बन गया, एक नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर जो शॉपिंग एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव ही तो है, टू मच शॉपिंग। आई डिड टू मच शॉपिंग येस्टरडे, आई हैवंट गॉट एनी मनी नाउ। और अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। मैंने कल इतनी शॉपिंग, मैंने कल बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने कल बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इट्स मच टू हॉट, मच टू हॉट। ये हॉट क्या है, हॉट आप जानते हो एडजेक्टिव है, जानते हो ना। एडजेक्टिव पढ़ा रखा है मैंने, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो एडजेक्टिव है ये। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एडवर्ब। तो मच टू जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है। अभी बताया ना ऊपर कि मच टू जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है, जिसके बाद क्या आता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये भी सेंटेंस ठीक था और ये भी सेंटेंस ठीक था। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ना इन दोनों को आपस में पलट देगा। एग्जामिनर दोनों को आपस में पलट देगा, जहां पर टू मच लिखा है वहां पर आपको दे देगा मच टू, और जहां पर मच टू लिखा है वहां पर आपको दे देगा टू मच। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि टू मच के बाद एक नाउन आता है और मच टू के बाद एक एडजेक्टिव आता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर सिंपल कि टू मच एक एडजेक्टिव है और मच टू क्या है, एक एडवर्ब है। ऑल क्लियर, समझ में आया, हाँ कि ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये टाइम है क्लास में आने का है। और ये आप याद रखना, ये किक मूवी का जो डायलॉग है, इससे शायद आपको याद रहेगी बात ये कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। तो टू मच एक एडजेक्टिव है, फन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब तो एरर नहीं करोगे, अगर एग्जाम के अंदर टू मच या मच टू का कॉन्सेप्ट आता है तो एरर नहीं करोगे, आंसर से टिक करके आओगे, सही लगा के आओगे, हाँ कि ना, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन ओनली टू एंड नन टू। ओनली टू एंड नन टू का क्या मतलब होता है, पहले तो इनकी मीनिंग देखो क्या है। ओनली टू का मतलब होता है वेरी और कंप्लीटली, ऑफ नहीं है ये, और है वेरी और कंप्लीटली, यानी कि वेरी इज इक्वल टू ओनली टू कह सकते हैं हम। वेरी
इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ओनली टू। क्या बोल सकते हैं, ओनली टू। ये दोनों एक बराबर हैं, ठीक है। वेरी इज इक्वल टू ओनली टू। आया समझ में? मतलब ओनली टू का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली टू, तो ओनली टू का मतलब होता है वेरी, यानी कि बहुत के सेंस में यूज करते हैं। ये किसको बताता है, एक्सटेंट को बताता है। किसको बताता है, एक्सटेंट। क्योंकि वेरी जो है वो भी एक्सटेंट को बताता है ना, एक्सटेंट या डिग्री कहते हैं ना, हद, किसी चीज की हद को बताता है, तो ओनली टू भी हद को बताता है, ठीक है। और नन टू, देखो नन से क्लियर हो रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मेरे भाई। ओनली टू का मतलब वेरी, या फिर कह सकते हो कंप्लीटली, पूरी तरीके से। और नन टू का मतलब बिल्कुल भी नहीं, नन टू का मतलब बिल्कुल भी नहीं। बहुत सिंपल है ये, तो याद रख लेना इसको। जैसे ही वॉज ओनली टू हैप्पी, ओनली टू हैप्पी, इसके बाद एक क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि ओनली टू के बाद जो एडजेक्टिव आएगा या इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा, आप ऐसे याद रखो कि टू के साथ जो एडजेक्टिव आता है, कभी भी टू के साथ जो एडजेक्टिव आता है, ये एडजेक्टिव हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री का। हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो टू के साथ हमेशा जो एडजेक्टिव आता है वो आता है पॉजिटिव डिग्री का। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ओनली टू के बाद क्या आएगा, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। ऐसी नन टू के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों टू पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज ओनली टू हैप्पी, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश था। ओनली टू मतलब बहुत, वेरी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी भी लगा सकते हो यहाँ पर। ही वॉज वेरी हैप्पी टू अटेंड द एनुअल मीटिंग, कि मतलब मीटिंग, एनुअल मीटिंग को अटेंड करके वो बहुत क्या था, खुश था। बहुत क्या था, वो खुश था। ओनली टू हैप्पी का मतलब बहुत खुश था। और इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं, नन टू, ही वॉज नन टू एक्साइटेड, ही वॉज नन टू एक्साइटेड फॉर द एनुअल मीटिंग, कि जो एनुअल मीटिंग थी ना, जो होने वाली थी, उसके लिए वो एक्साइटेड क्या था, नॉट एट ऑल। नन टू का मतलब क्या है, नॉट एट ऑल, यानी कि ना के बराबर, नॉट एट ऑल, ना के बराबर एक्साइटेड था, मतलब बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। समझ में आ गया? तो ओनली टू और नन टू के बीच में डिफरेंस क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ऑल क्लियर भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से लिख के बताओ अगर अभी तक दोनों स्लाइड समझ में अगर आपको आ गई तो। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, जल्दी। जल्दी से एक बार बता दीजिए। क्लियर, सबको क्लियर है? क्लियर भैया, क्लियर सर। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, बढ़े आगे। बड़े दिन बाद दिख रहे हो राजीव भाई, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है, हैं? क्लियर सबको? चलो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बिफोर एंड अगो। बिफोर एंड अगो, बिफोर और अगो में क्या फर्क है? बिफोर का मतलब भी होता है पहले, और अगो का मतलब भी होता है पहले, यानी कि दोनों की हिंदी जो होती है वो होती है पहले। तो बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है पहले, ठीक है। दोनों की हिंदी क्या होती है, पहले। और बच्चा यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है बिफोर और अगो में कि कहाँ पर क्या लगाएं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, समझाता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। देखिए पहले बिफोर के बारे में देखिए, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, ठीक है।
टाइपिंग मिस्टेक है, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, अ प्रपोजिशन एंड अ कंजंक्शन। यानी कि इसको आप एक एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब ये एडवर्ब भी है, ये प्रपोजिशन भी है और ये अपने आप में कंजंक्शन भी है। ठीक है, एडवर्ब का काम भी करेगा। अगर ये एडवर्ब का काम करेगा तो कौन सा बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर ये, क्योंकि हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की बात करता है। अगो, बिफोर, ये सब टाइम की बात करते हैं ना, आफ्टर, ये सब टाइम की बात करते हैं। तो अभी हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं एडवर्ब कौन सा है, तो यह है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा ये प्रपोजिशन का भी काम करता है, यानी कि एक नाउन से पहले लगेगा, उस नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब उस नाउन को दूसरे शब्द से जोड़ेगा, या उस नाउन के साथ में दूसरे शब्द का क्या बताएगा, संबंध या पोजीशन बताएगा, उसी को हम प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो जोड़ने का भी काम करता है ये, इसलिए इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम एक एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको हम एक प्रपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम एक कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं इसकी, अगो की। कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है कि इसको देखो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तीनों, लेकिन इसको केवल एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। तो बेसिकली डिफरेंस हमें इन दोनों में देखना है, क्योंकि दोनों एडवर्ब हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लेकिन देखो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, और दोनों की हिंदी क्या होती है, पहले। तो मेन डिफरेंस हमें देखना है कि दोनों एडवर्ब हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें बिफोर की, तो जनरली यूज्ड विद परफेक्ट टेंस, इसको जनरली हम परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। जो परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसके साथ में हम इसको यूज करते हैं। और अगर हम बात करें अगो की, तो जनरली यूज्ड विद इंडेफिनिट टेंस, इसको हम जनरली इंडेफिनिट टेंस के साथ में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, यूजुअली पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, अभी और डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, ठंड तो मुझे भी लग गई है भाई, कई दिन से सर्दी जुकाम बुखार चेस्ट पेन, पता नहीं क्या 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 क्या। ऊपर से पढ़ाने के लिए मेरे को आना होता है लगभग 12 से 15 किलोमीटर, लगभग 12 से 15 किलोमीटर आना, फिर 12 से 15 किलोमीटर जाना, क्योंकि आपको पता है आई डोंट हैव स्टूडियो, मेरे पास स्टूडियो नहीं है ना। तो मुझे आना होता है यहाँ पर, जो है किसी का स्टूडियो, जहाँ पर मैं हेल्प लेकर कुछ भी करके या फिर रिक्वेस्ट करके, जो भी है दोस्ती यारी में चल रहा है, काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो पेड बैच चला रहे हो, सर आपके पास तो इतनी फ़ी आई होगी सर, आप तो सर आराम से स्टूडियो अपना बनवा सकते थे सर। तो सर जहाँ पहले पढ़ाते थे ना सर, वहाँ पर सर के साथ कुछ हो गया सर, है ना, सर का पैसा नहीं दिया सर, जो है फैक्ट वो है। कोई नहीं, जल्दी ही। और इसी वजह से क्या है ना, इसी वजह से यूट्यूब के ऊपर मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास लेना ही 1 से 1.5 घंटे की बहुत बड़ी बात हो जाती है, आना जाना 15 किलोमीटर बहुत बड़ी बात हो जाती है, लगभग 24-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लगभग आने जाने में लग जाता है, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं यूट्यूब के लिए अलग से टाइम निकालूं, तो उसके लिए तो समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं लगा हूँ बहुत जल्दी, कोशिश में लगा हूँ कि बहुत जल्दी जो है स्टूडियो सेटअप मैं करवाऊँगा खुद का अपना, अपने घर पे। फिर घर पे होने का ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है कि मैं जब चाहे क्लास ले सकता हूँ, जितनी चाहे क्लास ले सकता हूँ, कोई रोक के तो दिखाए मुझे, रुकने वाले नहीं है। कहते ना कि कोई साथ दे न दे मुझे चलना आता है, कोई साथ दे न दे मुझे चलना आता है, मैं हर आग से वाकिफ हूँ मुझे जलना आता है। ठीक है, देखिए तो अगो की हम बात करें तो जनरली यूज्ड विद इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि ये परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज करते हैं और ये हम इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों का मीनिंग है पहले, अगो का मतलब भी पहले और बिफोर का मतलब भी पहले, लेकिन मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। जब आप अगो लगाते हो तो अगो के साथ में टाइम को मेंशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब आप अगो लगाते हो तो अगो के साथ में टाइम को मेंशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। यानी कि जब आप लगाते हो अगो, एक चीज को समझो, जब आप अगो लगाते हो ना, तो असल में आप प्रेजेंट के किसी पॉइंट से आप पास्ट में जा रहे हो, ऐसे समझो आप।
जब आप अगो यूज करते हो तो मतलब प्रेजेंट के किसी पॉइंट से, इसको आपने लिया अपना रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब यहां से बात कर रहे हो आप, है ना। जैसे मैंने किसी को बोला 2 वीक्स अगो, क्या बोला मैंने, 2 वीक्स अगो। अब मैं 2 वीक्स क्यों बोल पा रहा हूं, मैं यहां पर 2 वीक्स क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मान लो मैं यहां पर हूं और मैंने बोला 2 वीक्स अगो, तो अगो का मतलब होता है कि जहां पर मैं हूं अभी, उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं और इससे मेरे को पहले जाना है, मतलब 2 हफ्ते पहले जाना है। तो मतलब यहां पर प्रेजेंट को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मान के हम पास्ट में जाने की बात कर रहे होते हैं, पास्ट में जाने की बात कर रहे होते हैं। और अगो के साथ में टाइम को मेंशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। अगो के साथ में टाइम को मेंशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि 6 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, तो जब भी टाइम के साथ पहले यूज करें तो हमेशा अगो आएगा। ऐसे याद रखो, जब भी टाइम के साथ पहले यूज करें, टाइम लगा दें और पहले लगा दें, तो हमेशा अगो आएगा। और बिफोर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं ना कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं, पहले भी मिल चुका हूं का मतलब क्या है कि अभी जो मैं मिल रहा हूं वो दोबारा मिल रहा हूं। पहले भी का मतलब एक बार और मिल चुका हूं। तो क्या यहां पर मैंने प्रेजेंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए पास्ट में जाने की बात की, आप कहोगे नहीं सर, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं तुमसे कल मिला था, परसों मिला था, 4 दिन पहले मिला था, मैंने बोला पहले भी मिल चुका हूं, पहले भी मिल चुका हूं। तो पहले भी मिल चुका हूं का मतलब क्या है कि ये जो पहले है, ये समय में पहले की बात नहीं कर रहा कि पहले भी का मतलब पास्ट में नहीं, हालांकि है पास्ट की घटना, लेकिन यहां पर मैं समय पे फोकस नहीं कर रहा। यहां पर मैं बोल रहा हूं पहले भी का मतलब कि आज जो मिल रहा हूं ना, इससे पहले भी कुछ हो चुका है, तो वो वाला पहले होता है। वो समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास मत करो, क्लास 1 से देखना फिर राजीव। समझ में आया भाई क्या बोला मैंने। अगो का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाने की बात कर रहे होते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, वहां पर टाइम आ जाता है। और बिफोर का मतलब एक जनरल सेंस में जब हम बोलते हैं ना कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, तो वो वाला पहले, यहाँ पर समय की कोई बात नहीं हो रही होती खास करके। समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। क्लियर हुआ भाई। अगर जो मैंने बोला वो समझ में आया तो जरा मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं एक बार और समझाऊंगा इसको। जल्दी से बता दो एक बार। जो मैंने अगो और बिफोर में प्रैक्टिकली जो मैंने समझाया, एक बार जल्दी से बता दीजिए अगर समझ में आया तो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगो बेसिकली लगाना होता है जब हम प्रेजेंट, जैसे मान लो मैंने बोला कि अभी मैं हूं, और अभी से, जैसे आज मान लो 20 तारीख है और कोई 10 तारीख को मेरे घर पे आया था, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो मेरे घर पे 10 दिन पहले है। तो 10 दिन पहले क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं आज वाले दिन को एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 10 दिन पहले। जैसे आज 20 तारीख है, कोई 10 तारीख को आया, तो मैंने बोला 10 दिन पहले। क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आज को मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, तो वहां पर हमेशा अगो आता है। लेकिन बिफोर का मतलब एक जनरल सेंस में हम बोलते हैं ना कि पहले भी मिल चुका हूं, पहले भी जा चुका हूं, पहले भी आ चुका हूं, वो वाला पहले होता है वो, ठीक है। समझ में आया। बिफोर का मतलब होता है कौन सा वाला पहले। इसमें जैसे मान लो मैं किसी को बोलूँ 10 दिन पहले आया था मैं 10 दिन पहले आया था, तो इसमें बिफोर लगाएंगे, अगो लगाएंगे, तो आप कहोगे सर अगो, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन पहले का मतलब क्या है कि मैं आज इसे काउंट करूंगा पीछे, 1 2 3 4, तो जब हम आज इसे काउंट करके पीछे जाते हैं तो अगो लगाते हैं, जब हम टाइम को लेके चलते हैं तो अगो लगाते हैं। और मैं किसी को बोलूं कि मैं पहले भी मिल चुका हूं तुमसे, तो क्या यहां पर मैंने आज को पॉइंट लेकर पीछे जाने की बात करी है, नहीं। क्या मैंने किसी टाइम की बात करी है, नहीं। क्या मैंने दिन की बात करी है, नहीं। मैंने सिंपल बोला पहले भी मिल चुका हूं। वो वाला जो पहले होता है, जो केवल एक शब्द होता है पहले भी, मतलब कोई चीज एक बार हो चुकी है और दोबारा हो रही है, तो उस सेंस में हम लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं, बिफोर। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बोलो। अगो के साथ में टाइम का होना जरूरी है, इस चीज को आप रट्टा भी लगा सकते हो। अगो के साथ में टाइम का होना जरूरी, क्योंकि अगो का मतलब होता है पास्ट में पहले की बात कर रहे होते हैं, अभी प्रेजेंट को रेफरेंस लेते हुए आज को हम एक पॉइंट लेके चलते हैं और आज से पीछे के दिन हम बढ़ते जाते हैं, तो वहां पर अगो लगाते हैं हमेशा, ठीक है। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी टाइप करके बताया करो, इतना टाइम मत लिया करो, फटाफट से बताओ। अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। क्लियर। जी सर। हाँ, जब टाइम ना हो तो बिफोर, और टाइम हो तो अगो, ठीक है। क्लियर। बढ़े आगे।
क्लियर, देखा जलवा है हमारा। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार बिफोर। ये जो बिफोर है यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया बिफोर एक एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सबका काम करता है। आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार बिफोर, कि मैंने इस तरह का सेमिनार जो है ना पहले भी अटेंड किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। तो मतलब मैं टाइम में तो पीछे नहीं गया ना, हालांकि पहले भी किया हुआ है, अपने आप में पास्ट की बात है कि पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं टाइम तो नहीं बता रहा कि 10 दिन पहले किया या 20 दिन पहले किया, मैंने सीधा बोला पहले भी किया है। तो ऐसे सेंस में बिफोर लगाते हैं। अगर टाइम लगाकर जाता तो क्या लगाता? अगो लगाता। समझ में आया? अगर ऐसे ही बोला मैंने कि हाँ पहले भी, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? बिफोर लगाते हैं। तो आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार बिफोर। और देखो मैंने क्या बताया, बिफोर जो है जनरली परफेक्ट टेंस से बनता है। तो देखो परफेक्ट टेंस है, हैव अटेंडेड परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर जो बिफोर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि जनरली हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में। बताया था मैंने आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब जब पढ़ा रहा था कि जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है जनरली हम क्या करते हैं? सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं। आगे देखो, आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक बिफोर डिनर। आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक बिफोर डिनर। अब यहां पर जो बिफोर है, क्या ये एडवर्ब है? क्या ये टाइम को बता रहा है? थोड़ा सोच समझ के बताओ कि मुझे डिनर से पहले, आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पे जाना पसंद है बिफोर डिनर, यानी कि डिनर से पहले, डिनर से पहले। तो ये टाइम तो नहीं बता रहा, ये तो नहीं बोल रहा कि मैं पहले भी डिनर कर चुका हूं या मैं पहले भी वॉक पे जा चुका हूं। मैंने क्या बोला? डिनर से पहले। तो जब कोई किसी से पहले हो तो किसको दिखाता है? वो सीक्वेंस को दिखाता है। अगर कोई किसी से क्या हो? पहले। कोई किसी से क्या हो? पहले। तो क्या दिखाता है? सीक्वेंस को। किसको दिखाता है? सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं? बिफोर। जैसे मान लो लाइन अगर यहां से शुरू है तो ये क्या बोलेगा? आई एम बिफोर यू, ये जो है इसके बिफोर है। और ये क्या बोलेगा? आई एम आफ्टर यू, आई एम आफ्टर यू। बिफोर आफ्टर का मतलब क्या होता है? आगे पीछे। बिफोर का मतलब किसी से पहले, आफ्टर का मतलब किसी के बाद। ये दोनों अपने आप में प्रीपोजिशन भी होते हैं। और पहचान क्या है कि भाई इसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन। इसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन। अगर बिफोर आफ्टर के बाद में नाउन है, अगर बिफोर और आफ्टर के बाद में नाउन है और वो जस्ट किसको दिखा रहे हैं? सीक्वेंस को दिखा रहे हैं कि मुझे डिनर से पहले वॉक पे जाना पसंद है, यानी कि यहां पर एक सीक्वेंस को दिखाएगा कि पहले वॉक फिर डिनर। तो सीक्वेंस को दिखाया गया है ना। तो जब भी सीक्वेंस को दिखाया जाए कि कोई किसी से पहले है और बिफोर के बाद एक नाउन हो, तो यहां पर जो बिफोर एक प्रीपोजिशन का काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे सर यहां पर तो परफेक्ट टेंस नहीं है। भाई परफेक्ट टेंस केवल तब बोला है मैंने जब एडवर्ब की तरह यूज हो, जब एडवर्ब की तरह यूज हो। प्रीपोजिशन समझ में आ गया? अगला, माय फादर हैड स्लेप्ट बिफोर आई हैड रीच्ड होम। माय फादर हैड स्लेप्ट यानी कि मेरे पिताजी सो चुके थे, मेरे पिताजी सो चुके थे बिफोर, इससे पहले, इससे पहले आई रीच्ड होम मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिताजी सो चुके थे। यानी कि एक काम ये हो रहा है मेरे पिताजी के सोने का, और एक काम ये हो रहा है मेरे घर पहुंचने का। और इन दोनों कामों को जोड़ने का काम किसने किया? बिफोर ने। तो जब दो क्लॉजेस को, जब दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कोई वर्ड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो बिफोर है क्या कर रहा है? दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। माई फादर हैड स्लेप्ट, मेरे पिताजी सो चुके थे, बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो बिफोर क्या कर रहा है? बिफोर दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, मतलब बिफोर यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। तो मैंने बिफोर के तीनों यूजेस आपको बता दिए, बिफोर एज एन एडवर्ब, बिफोर एज अ प्रीपोजिशन और बिफोर एज अ कंजंक्शन। ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर हुआ? अगला देखो, ये अगो का एग्जांपल। दे केम टू इंडिया, वो इंडिया आए 4 months अगो। देखो इंडेफिनिट टेंस है ना, वो आपकी सेकंड फॉर्म। यूजुअली क्या होता है? ये बताया था मैंने, इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज होता है। तो दे केम टू इंडिया 4 months अगो। मैंने क्या बोला? अगो के साथ में टाइम जरूर मेंशन किया गया होगा, ध्यान रखना। 4 months अगो यानी कि 4 महीने पहले। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4 महीने, मान लो आज मैं बोल रहा हूँ कि 4 महीने पहले, तो मतलब मैं आज से काउंट करता हुआ जा रहा हूँ ना पीछे, तभी तो मैंने एग्जैक्टली बोला 4 महीने पहले, क्योंकि मैं आज के दिन से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जब हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएं तो अगो आता है, इसलिए वहां पर टाइम जरूरी होता है। तो 4 months अगो मतलब 4 महीने पहले। अगर यहाँ बिफोर लग जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि बिफोर टाइम के साथ नहीं आता। दे केम टू इंडिया बिफोर 4 months, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? 4 months अगो। क्या आएगा? 4 months अगो। अगो क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि अगो केवल और केवल एडवर्ब की तरह ही फंक्शन करता है। ऑल क्लियर? और क्या है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि यूजुअली कहां पर आता है? लास्ट में आता है। ऑल क्लियर?
अगर ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई तो जल्दी बता दो एक बार फटाफट, और नहीं आई तो बताओ कि नहीं आया सर, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। जल्दी से बताइए एक बार। क्लियर? जल्दी जल्दी बताइए भाई, समझ में आया सभी को? टाइम मेंशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है? क्लियर भैया? यस भैया? ठीक है। अब वो बाकी काहे नहीं लिखते हैं बे? हैं? बंद कर दूंगा लाइव क्लास में, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते रहना फिर। आगे देखो, बिफोर आपको समझ में आ गया। अब देखो डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल, डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल। येट की हिंदी होती है अभी तक, और स्टिल का मतलब भी क्या होता है? अभी तक। ठीक है, दोनों की हिंदी लगभग सेम होती है, अभी तक या अभी भी। ठीक है, अभी भी कह लो, अभी भी। ठीक है भाई, क्या कंफ्यूजन है रवि? बहुत समय पहले की बात है, बोलते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग अगो। ठीक है, बताओ क्या डाउट है भाई? देखो सिंपल सा फंडा है कि जब आप एक टाइम को मेंशन कर देते हो, पास्ट का कोई टाइम आप मेंशन कर देते हो, तो वहां पर हमेशा अगो आता है। अगर आप सिंपली समझोगे इसको, अगर आपने पास्ट का कोई टाइम मेंशन कर दिया तो वहां पर अगो आ जाएगा। अगर आपने पास्ट का टाइम मेंशन नहीं किया तो वहां पर बिफोर आ जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर? आया समझ में? ठीक है। देखो अब, येट एंड स्टिल, डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल। येट की हिंदी क्या होती है? अभी तक। और स्टिल की हिंदी क्या होती है? अभी तक या अभी भी। यानी कि दोनों की हिंदी जो है ना, लगभग लगभग एक जैसी है। इसीलिए शायद कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहले स्टिल के बारे में देखते हैं। वी यूज स्टिल एज एन एडवर्ब टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज कंटिन्यूइंग, इट इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। यहां तक समझो। वी यूज स्टिल एज एन एडवर्ब, स्टिल को हम एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। स्टिल एक अपने आप में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। स्टिल का मतलब शांत, स्टिल का मतलब शांत भी होता है। कोई चीज ठहरा हुआ है, शांत है, बोलते हैं ना स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोलते हैं ना, स्टिल वाटर का मतलब ठहरा हुआ पानी। तो स्टिल एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो उसको एडवर्ब की तरह समझते हैं कि स्टिल को हम एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं टू एम्फेसाइज, इस बात पर जोर देने के लिए, दैट समथिंग इज कंटिन्यूइंग, यानी कि कोई चीज क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब चल रही है। कंटिन्यू का मतलब क्या है? चल रही है या फिर जारी है। चल रही है या फिर कह सकते हैं जारी है। कोई चीज कंटिन्यू है,
कंटिन्यू होने का जब हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कंटिन्यू होने को, तो हम क्या यूज कर देते हैं, स्टिल यूज कर देते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि तुम अभी तक सो रहे हो, यानी कि मैं काम की कंटिन्यूटी दिखा रहा हूं कि तुम अभी तक सो रहे हो, यानी कि सोने का काम अभी तक हो रहा है, तो अभी तक आ गया ना यहाँ पर, अभी तक। और कंटिन्यूएशन को दिखा रहा हूं मैं, किसी काम के कंटिन्यू होने को, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर स्टिल स्लीपिंग। क्या बोलूंगा मैं, यू आर स्टिल स्लीपिंग। समझ में आया? अगर कंटिन्यूएशन को दिखाता है तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट केसेस में हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करें, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं कि ऑलमोस्ट हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। समझ में आया? मेन चीज समझ में आ गई कि हम जब ये दिखाना चाहें कि कोई चीज क्या है, कंटिन्यू है, कोई चीज क्या है, कंटिन्यू है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए स्टिल लगा देते हैं। समझ में आया? जैसे हम सिंपल बोलेंगे यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, और अगर हम बोले तुम अभी तक सो रहे हो, तो अभी तक लगाने का मतलब क्या है पता है? अभी तक लगाने का मतलब है कि मैं उस चीज को फोर्सफुली बोल रहा हूं। मान लो मैं किसी को बोल के गया था कि भाई जल्दी से उठ जाना, उठ के सारे कपड़े लेते धो लेना, और उसके बाद में खाना वाना बनाने ला, और मैं 2 घंटे बाद वापस आया, मैंने देखा सो रहा है, यानी कि जो चीज मैं बोल के गया वो तो हुआ नहीं, बल्कि जो वो कर रहा था वही काम कंटिन्यू हो रहा है सोने का। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तुम अभी तक सो रहे हो, यानी कि मैं एक काम बता रहा हूं सोने का, और उसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जो सोने का काम है वो अभी तक हो रहा है। तो जब हम किसी काम की कंटिन्यूटी को बताएं, उसको एम्फेसाइज करें, तो वहां पर स्टिल लगा देते हैं भाई। ठीक है? इट इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। सिंपल याद रखो कि इसको मेन वर्ब से पहले प्लेस किया जाता है। जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले इसको प्लेस किया जाता है। जैसे बोला ना मैंने, यू आर स्टिल स्लीपिंग, तो स्लीपिंग से पहले स्टिल आ गया, जो मेन वर्ब है उससे पहले। ठीक है? और अगर बात करें येट की, वी यूज येट एज एन एडवर्ब टू रेफर टू अ टाइम विच स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। बहुत आसान सी चीज है। मतलब जब हम एक ऐसे टाइम की बात करें विच स्टार्ट्स इन द पास्ट, एक ऐसा टाइम जो शुरू हुआ था पास्ट में, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, और वो चलता चलता प्रेजेंट में आ गया, चलता चलता प्रेजेंट में आ गया। क्या बोला मैंने? एक ऐसे टाइम को जब आप रेफर करो, कैसा टाइम, जो पास्ट में शुरू हुआ, मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और चलता 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 प्रेजेंट में आया। और आप अच्छे से जानते हो कि एक टेंस होता है जो सेम यही काम करता है। वो टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस होता है ना, होता है ना परफेक्ट टेंस। क्लियर है? इसीलिए हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। देखो यहाँ लिखा भी है, वी यूज इट मोस्टली इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलमोस्ट हम इसको यूज करते हैं, और मोस्टली हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। मतलब इससे हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा? नेगेटिव नॉट या नेवर यूज करके, नॉट या नेवर यूज करके, और क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बनेगा। कभी भी इससे अफर्मेटिव सेंटेंस मत बनाना। येट को यूज करके कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस मत बनाना। येट को यूज करके क्या बनाना? ठीक है भाई, देखो समझ में आया? येट का मैंने क्या बताया कि जब हम एक ऐसे टाइम की बात करें विच स्टार्ट्स इन द पास्ट, जो शुरू हुआ था पास्ट में, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, और चलता चलता कहां पर आ गया? प्रेजेंट में आ गया। वी यूज इट मोस्टली इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अधिकतर हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करते हैं और क्वेश्चन में यूज करते हैं इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट यूजुअली कम्स इन द एंड पोजीशन। यूजुअली कहां पर आता है? ये एंड पोजीशन पे आता है। कहां पर आता है? एंड पोजीशन पर। दोनों के बीच में फर्क समझ गए? अगर किसी काम को कंटिन्यू दिखाना है, एम्फेसाइज करना है, तो स्टिल लगा देना। अगर किसी काम को ऐसे दिखाना है कि भाई शुरू तो वो पास्ट में हुआ था लेकिन चलता चलता प्रेजेंट में आ गया, तो उसके लिए आप क्या लगाना? यट लगाना। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है ऑलमोस्ट, और ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है? कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में फर्क समझाऊं। और दूसरी चीज क्या देखा कि ऑलमोस्ट ये नेगेटिव और क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट बनते हैं, इससे कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता। आया समझ में? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वॉच टू बी डिलीवर्ड। आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग, कि मैं अभी तक वेट ही कर रहा हूं। मैं अभी तक क्या कर रहा हूं? वेट कर रहा हूं। यानी कि मेरा वेट करने का काम क्या है? जारी है। यानी कि वेट करने का काम चल रहा है, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। और जैसे एक तो सिंपल होगा कि आई एम वेटिंग फॉर माई वॉच टू बी डिलीवर्ड, एक सिंपल हो गया कि आई एम वॉचिंग फॉर माई वॉच टू बी डिलीवर्ड, कि मैं अपनी घड़ी को इंतजार कर रहा हूं कि कब डिलीवरी उसकी होगी। इसी में मैं अगर स्टिल लगा दूं कि आई एम स्टिल वेटिंग, कि मैं भाई अभी तक वेट ही कर रहा हूं, यानी कि उस काम को ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, तो मैं फोर्स करके बोल रहा हूं कि अभी तक वेट कर रहा हूं, यानी कि काम जो है ना कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। तो इसको फोर्स करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए स्टिल लगा दिया। बहुत सिंपल है भाई। नॉर्मल केस में बोले तो सीधा कॉन्टिन्यूस टेंस,
अगर उसी को एम्फेसाइज करना तो स्टिल लगा दो कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वॉच टू बी डिलीवर्ड, अभी तक मैं अपनी घड़ी का वेट कर रहा हूं कि कब डिलीवर होगा। शी स्टिल गोज टू, देखो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं है, ये इंडेफिनिट टेंस में है। तो मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हो, बस आपको काम के कॉन्टिन्यूएशन को दिखाना है। शी स्टिल गोज टू फ्रेंच क्लासेस एवरी डे एवरी वीक, शी स्टिल गोज टू फ्रेंच क्लासेस, कि वो अभी भी फ्रेंच क्लासेस जाती है एवरी वीक, हर हफ्ते, यानी कि उसके जो फ्रेंच क्लासेस जाने का काम है वो अभी तक जारी है। अभी तक क्या है? जारी है। तो किसी काम के जारी होने को जब हम एम्फेसाइज करते हैं, मान लो मैं इसको सिंपल भी तो बोल सकता था कि शी गोज टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक, कि वो हर हफ्ते फ्रेंच क्लासेस जाती है, फ्रेंच क्लासेस जाती है, लेकिन मैंने स्टिल लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं उस काम को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वो अभी तक फ्रेंच क्लासेस जाती है, मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड होकर थोड़ा सा फोर्स करके उस चीज को बोल रहा हूं। तो क्या बोला मैंने? शी स्टिल गोज टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। समझ में आया? येट जो है जनरली नेगेटिव में और क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट में यूज हो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, या तो नेगेटिव या फिर क्वेश्चन। अब इसका एग्जांपल देखो, शी हैजंट रजिस्टर्ड, देखो हैजंट मैंने क्या बताया, अधिकतर हम इसको परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो नेगेटिव है, हैजंट क्या है? हैज नॉट, ये हैजंट क्या है? हैज नॉट, तो नेगेटिव होना चाहिए। तो शी हैजंट रजिस्टर्ड हर ईमेल येट, यहां पर हमने लगा दिया येट, कहां पर आता है? एंड पोजीशन में लिखा है ना, एंड पोजीशन में। तो शी हैजंट रजिस्टर्ड हर ईमेल येट, कि उसने अभी तक अपना ईमेल रजिस्टर नहीं किया है। यहां पर मैं किसी काम को कंटिन्यू तो दिखा नहीं रहा, यहां पर तो मैं पूछ रहा हूं कि भाई उसने अभी तक अपने ईमेल को रजिस्टर नहीं किया। अभी तक नहीं किया का क्या मतलब है मेरा? अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी तक नहीं किया, इसका मतलब वो काम मैंने पहले भी करने के लिए बोला होगा, यानी कि वो शुरू पास्ट में हुआ था, चलता 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 प्रेजेंट में आ चुका है, वो एज इट इज शुरू पास्ट में हुआ और चलता 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 प्रेजेंट में आ गया। मैंने कहा ना, ऐसे टाइम को रेफर करें जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और चलता चलता कहां पर आ गया? प्रेजेंट में, चलता चलता कहां पर आ गया? प्रेजेंट में। समझ में आया? परफेक्ट टेंस में नेगेटिव में यूज करना है इसको, तो शी हैजंट रजिस्टर्ड हर ईमेल येट। समझ में आया? कंटिन्यू दिखाना है किसी काम को, एम्फेसाइज करना है तो भैया लगा दो स्टिल। अगर कंटिन्यू ना दिखाकर सिर्फ ये दिखाना है कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ, परफेक्ट टेंस में यूज करना है, तो वहां पर क्या लगा देंगे? येट। क्या लगा देंगे? येट। ठीक है, अब एक बार जल्दी से बताओ क्या बिफोर सॉरी स्टिल और येट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर समझा दूंगा, आ गया तो क्लियर बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फटाफट। जल्दी। क्लियर? क्लियर सर? यस सर? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्लैरिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, क्लियर सर? ठीक है, सबको लगभग क्लियर है? आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रादर, फेयरली एंड रादर। ठीक है, पहले इनकी मीनिंग समझते हैं। फेयरली का मतलब क्या होता है? क्वाइट, और नॉट वेरी मतलब ठीक ठाक। क्वाइट का मतलब ठीक ठाक, और या फिर कह सकते हो नॉट वेरी, ज़्यादा नहीं। एक होता है ना कम, एक होता है ज़्यादा, और एक होता है दोनों के बीच में। एक होता है ना, एक होता है बहुत कम, एक होता है बहुत ज़्यादा, और एक होता है ठीक ठाक, यानी कि ज़्यादा नहीं ठीक ठाक। तो ये मतलब होता है किसका? फेयरली का। समझ गए? अगर मैं बोलूँ शी इज़ फेयरली ब्यूटीफुल, मतलब वो ठीक ठाक सुंदर है। जैसे किसी ने बोला शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने बोला नहीं इतना नहीं, वह शी इज़ फेयरली ब्यूटीफुल, हाँ ठीक ठाक सुंदर है, ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव्स, ये हम यूज़ करते हैं जो फेवरेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। फेवरेबल का मतलब होता है जो गुड सेंस में बात करते हैं, ब्यूटीफुल हो गया, स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, है ना, क्लेवर हो गया, ये सब क्या है? फेवरेबल एडजेक्टिव्स हैं जो अच्छे की बात करते हैं, है ना। समझ में आया भाई? जैसे शी इज़ फेयरली टॉल, तो फेयरली टॉल का क्या मतलब है? मैंने क्या बताया? फेयरली का मतलब नॉट वेरी, क्वाइट मतलब ठीक ठाक। तो शी इज क्वाइट टॉल, या तो ये कह लो शी इज क्वाइट टॉल, या फिर कह लो बट नॉट वेरी टॉल, मतलब वो ठीक ठाक लंबी है, ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं। जैसे कोई आए मेरे पास, उसने बोला भाई वो बहुत लंबी है, नहीं ठीक ठाक लंबी है जितनी होनी चाहिए, कहाँ ज्यादा लंबी है? शी इज क्वाइट टॉल,
शी इज़ क्वाइट टॉल, नॉट वेरी टॉल। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, शी इज़ फेयरली टॉल। क्या बोलेंगे, शी इज़ फेयरली टॉल। अब टॉल अपने आप में फेवरेबल एडजेक्टिव है, इसमें कुछ भी बुरा तो नहीं है भाई, टॉल होने में कुछ भी बुरा तो नहीं है ना, फेवरेबल है ना ये, हाँ कि ना, टॉल जो है फेवरेबल है, कुछ भी बुरा तो नहीं है इसके अंदर। माई फैमिली वॉज फेयरली पुअर, मेरी फैमिली जो थी फेयरली गरीब थी। मतलब फेयरली पुअर का मतलब ठीक ठाक गरीब, मतलब ज़्यादा गरीब भी नहीं, हाँ ठीक ठाक गरीब, वेरी पुअर नहीं थी, ठीक ठाक गरीब थी। व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, जब मैं ग्रो कर रहा था, जब मैं ग्रो कर रहा था। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो पुअर है ना, पुअर, ये तो सर अनफेवरेबल है, ये तो फेवरेबल नहीं है, ये तो अनफेवरेबल हो गया। तो मेरे भाई अगर कोई इंसान अपने आप को गरीब कहता है, अगर मैं बोलूँ आई वॉज वेरी पुअर, अगर मैं बहुत गरीब था, तो क्या इसमें कुछ बुरा है? क्या इसमें कुछ मैंने ऐसा बोला कि बैड है, या क्या मैंने ऐसा कुछ बोला कि अगली है? नहीं ना, पुअर अपने आप में बैड थोड़ी है। ये किसने बोला कि पुअर बैड है, रिच अच्छा है? गलत है। तो पुअर अपने आप में अनफेवरेबल नहीं है, पुअर भी अपने आप में फेवरेबल ही है, ठीक है। तो माई फैमिली वॉज फेयरली पुअर, तो फेयरली पुअर का मतलब यही हो जाएगा, क्वाइट पुअर, ऐसे हो जाएगा। माई फैमिली वॉज क्वाइट पुअर, क्वाइट पुअर, या फिर कह सकते हो यही, बट नॉट वेरी पुअर, बट नॉट वेरी पुअर। क्लियर हो गया भाई, आया समझ में? रादर, ये भी सेम होता है क्वाइट, लेकिन ये थोड़ा सा कम डिग्री में होता है, टू अ स्लाइट डिग्री, टू अ स्लाइट डिग्री, मतलब ये फेयरली से थोड़ा कम होता है, फेयरली से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, समझ में आया? टू अ स्लाइट डिग्री मतलब थोड़ा कम, थोड़ा कम। विद अनफेवरेबल एडजेक्टिव, दोनों में जो मेन डिफरेंस अब ये है कि ये लगता है फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ में, ये लगता है अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ में। दोनों की हिंदी लगभग लगभग सेम होती है, लगभग लगभग क्या होती है, सेम, बस ये थोड़ा सा कम होता है इससे, लगभग लेकिन सेम ही होता है, 99% क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस क्या है कि ये आता है फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ में, और ये आता है आपका अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ में। जैसे आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड एक फ्रेज है, कई बार लोग यूज करते हैं ना, आई एम अफ्रेड की, हे भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान आई एम अफ्रेड। तो ये वो वाला नहीं है कि मेरे जो डर लग रहा है, नहीं, आई एम अफ्रेड की मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दुख है, ये मीनिंग जाती है यहाँ पर। आई एम अफ्रेड आई बिहेव्ड रादर बैडली, आई बिहेव्ड रादर बैडली, कि मैंने बिहेव किया, कैसा बिहेव किया, रादर बैडली। तो बैडली देखो, बैडली क्या है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव है कि नहीं है, है कि नहीं है, हाँ कि ना? अच्छा बैडली क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताओ? बैडली क्या है, एडजेक्टिव है एडवर्ब है, कौन बताएगा? कल बताया था मैंने कि नाउन प्लस एल वाई, नाउन प्लस एल वाई बिकम्स एन एडजेक्टिव, नाउन में एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बना सकते हैं। और मैंने बताया था एडजेक्टिव प्लस एल वाई, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, इज इक्वल टू एडवर्ब। तो ये जो बैड है, आपको पता है बैड अपने आप में एक एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो अगर बैड में एल वाई लगा दिया तो बैडली क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखना। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये एडवर्ब कैसा है, अनफेवरेबल है, आप एडजेक्टिव और ऐसे साथ में एडवर्ब कर लो, ठीक है। जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा किसके साथ में, रादर के साथ में, वो कैसा होगा, अनफेवरेबल। तो बैडली क्या है, अनफेवरेबल है, कि मैंने बुरा बर्ताव किया, मैंने बुरा बर्ताव किया, तो अनफेवरेबल की बात हो रही है ना, फेवरेबल की बात नहीं हो रही है। बस दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि फेवरेबल के साथ और ये अनफेवरेबल के साथ। समझ में आ गया भाई, क्लियर है, हाँ कि ना? यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताइए, क्लियर सर लिख के बताइए जल्दी, अगर यहां तक समझ में आया जल्दी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताइए। मीनिंग क्या बनेगी इसकी, मीनिंग वही बनेगी ना, बताया ना अभी, कि मैंने थोड़ा सा बैडली बिहेव किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बैडली बिहेव किया मैंने। रादर का मतलब भी वही, फेयरली का मतलब भी वही, थोड़ा, क्वाइट, नॉट वेरी, है ना? क्लियर सर, सबको समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ,
ठीक है, आप डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, ठीक है, वो टाइप नहीं है, ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। लिख कर समझाता हूँ। वैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर ना लिख कर ही पढ़ाता था, अभी तो नया ज़माना आ गया भैया, टाइप करके लाना पड़ता है। लेकिन सच बताऊँ तो लिख के पढ़ाने का मज़ा अलग होता है, कि जब मैं क्लास में लिख रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे लिखता था, डिजिटल बोर्ड तो नहीं था, लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, है ना। सर मैं 3 टीचर से ग्रामर पढ़ने के लिए कोशिश किया, बट आपके जैसा कोई नहीं मिला। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे आपको समझ में आ रहा है। बस इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और बच्चों को बताइए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, हार्ड एंड हार्डली, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। आप में से कई बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी हार्ड एंड हार्डली का क्या मतलब होता है, ठीक है। हार्ड जो है ना, हार्ड हार्ड, ये कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। कि जो हार्ड है ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये जो हार्ड है मैंने क्या बताया, कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, एज वेल एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि एल वाई लगा दो तो हमेशा एडवर्ब बन जाता है, जो कि मैंने कल भी बताया था कि किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता। बताया जैसे फास्ट में एल वाई लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, स्ट्रेट में एल वाई लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है, समझ में आया। फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। देखो जैसे हार्ड है ना, हार्ड हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो फास्ट है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। ऐसी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। तो समय समय पे चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, वो चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो इसमें गलती मत कर देना, कभी भी हार्ड का हार्डली नहीं होता, क्योंकि हार्डली की मीनिंग चेंज हो जाएगी। फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्टली तो कोई खैर वर्ड ही नहीं होता। और कभी भी स्ट्रेट का स्ट्रेटली नहीं होता, स्ट्रेट का स्ट्रेटली कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। अब हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन, या फिर क्या कह सकते हो, कठिनता से, कठिनता से, या फिर कह सकते हो परिश्रम से, परिश्रम से, ठीक है। कठिन, कठिनता से, परिश्रम से, उसको बोलते हैं हार्ड। क्या बोलते हैं, हार्ड, ठीक है। अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है ये। और अगर मैं बात करूं हार्डली, सर मैं आज दूसरी बार लाइव क्लास कर हूं, है क्या भाई, नहीं समझा मैं आपकी बात, क्लियर लिख के बताइए। दूसरी बार लाइव क्लास कर हूं या कर रहा हूं, क्या कहना चाहते हो, हाँ भाई। क्लियर लिख के बताइए भाई। ऐसा होता है आपके साथ में कि आपको स्नीज यानी कि छींक आ रही हो, आप कोशिश करो करने की और फिर रुक जाए। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं माइक ऑफ करता हूँ बार बार कि आ रहा है, फिर आता ही नहीं है। देखो हार्ड का मतलब बता दिया मैंने, कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। हार्डली इज एन एडवर्ब, हार्डली केवल एक क्या है, एडवर्ब है। हार्डली केवल क्या है, एक एडवर्ब है। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होती है, मुश्किल से ही, क्या होती है, मुश्किल से ही, ठीक है, मुश्किल से ही। हार्डली का मतलब मुश्किल से ही। अब सोचो दोनों की मीनिंग में देखो कितना फर्क है। अगर आप हार्ड की जगह हार्डली लगा दोगे तो पूरी मीनिंग बदल जाएगी उसकी, सही है। जैसे मैं बोलूं, मैं अगर बोलूं
मैं ये लिख कर दूं आपको, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो इसका क्या मतलब निकला? ही वर्क्स हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली मतलब वो कठिन परिश्रम करता है, कठिन। ही वर्क्स हार्ड मतलब वो कठिन परिश्रम करके काम करता है, वो कठिन परिश्रम करके काम करता है मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता है। टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया सर। मुझे लग रहा था कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, पर आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर देता हूँ। ये चीज तो चाहिए अपने को। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड मतलब वो कठिन परिश्रम करता है टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए। अगर मैं यहां पर लगा दूं हार्डली, अगर मैं यहां पर लगा दूं हार्डली, पहली बात तो देखो पोजीशन वाइज भी गलत है। अच्छा पोजीशन क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं, हार्ड की पोजीशन, हार्डली की पोजीशन क्या होनी चाहिए। हार्ड जो होता है, अगर ये यहां पर आपको पता है जो हार्ड है ना ये एडवर्ब है, यहां पर जो हार्ड है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। यहां पर एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर जो हार्ड है ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्क अपने आप में क्या है? वर्ब है। ये जो वर्क है ये अपने आप में वर्ब है ना, काम को दिखा रहा है ना। काम करता है, कैसे काम करता है? कठिन काम करता है। यानी कि कोई शब्द अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब होता है, यानी कि हार्ड जो है एक एडवर्ब है। तो हार्ड अगर एक एडवर्ब है तो जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करेगा उसके बाद आ जाएगा। सिंपल पोजीशन याद रख लेना कि हार्ड जो है अगर एक एडवर्ब का काम कर रहा है तो जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करेगा उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। ऐसे लिख लो आप, वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस में हार्ड। और ये हार्ड क्या है? एक आपका एडवर्ब है, ये आपका क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ये पोजीशन है, इसकी याद रखना। और दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर हार्ड एक एडजेक्टिव हो, अगर हार्ड एक क्या हो? एडजेक्टिव, तो लिखो हार्ड एक एडजेक्टिव, हार्ड एक एडजेक्टिव, प्लस में क्या आ जाएगा? आपका नाउन। यानी कि हार्ड अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आ जाएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। अगर हार्ड एक एडजेक्टिव है तो उस नाउन के पहले आ जाएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। अगर हार्ड एक एडवर्ब है तो उस वर्ब या एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, हार्डली नहीं रहेगा। हार्डली का मीनिंग चेंज हो जाएगा फिर अगर हार्डली कर दोगे। ठीक है, जैसे he is supposed to do hard work. He is supposed to do hard work to take care of his family, to take care of his family, of his family। बहुत आराम से और ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। He is supposed to do, he is supposed to do मतलब उससे अपेक्षा की जाती है करने की। क्या करने की? हार्ड वर्क करने की। टू डू हार्ड वर्क, आपको पता है ये आपका वर्ब है, इन्फिनिटिव है लेकिन वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के बाद जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है। ये पूरा हार्ड वर्क क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है? वर्क। वर्क यहां पर क्या है? नाउन का काम कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में जो वर्क था वो वर्ब का काम कर रहा था। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद है एस एस आ रखा है तो ये सिंगुलर बना दिया मैंने वर्ब को, तो ही वर्क्स हार्ड। ही इज सपोज टू डू मतलब उससे अपेक्षा की जाती है करने की। क्या करने की? मतलब करने की अपेक्षा, तो करना तो काम हो गया, ये करना जो है काम हो गया, वर्ब हो गया है ना। क्या करने की? वर्क करने की। तो वर्क क्या आपका? नाउन है। और वर्क कैसा होना चाहिए? हार्ड, यानी कि कठिन। वर्क कैसा होना चाहिए? हार्ड यानी कि कठिन। यानी कि यहां पर जो हार्ड है इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि नाउन को, यहां पर जो हार्ड है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर जो हार्ड है वो एडजेक्टिव है। फर्क समझ में आया कि हार्ड कब एक एडवर्ब होता है, हार्ड कब एक एडजेक्टिव होता है। यहां पर जो हार्ड एक एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बताया, जब हार्ड एक एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले, तो देखो नाउन के पहले आ गया। ठीक है, आया भाई समझ में? हाँ कि ना? इसको हटा देता हूं मैं इसको फिर से लिख दूंगा मैं, यहां पर हार्डली का एग्जाम्पल लिखना है मुझे। ठीक है, अच्छा हार्डली अपने आप में ध्यान रखना, हार्डली अपने आप में एक मतलब नेगेटिव सेंस को रखता है अपने आप में, एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है हार्डली जो है। हार्डली जो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है, इसीलिए कभी भी इसके साथ में नॉट या नेवर का इस्तेमाल नहीं करना। कभी भी हार्डली के साथ में नो, नॉट, नेवर या नथिंग, ठीक है, या समथिंग, ऐसा कुछ भी यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि समथिंग भी आपको बताया नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता। सम से बनने वाला कोई भी वर्ड नेगेटिव में यूज नहीं होता, बल्कि समथिंग की जगह क्या यूज होता है? एनीथिंग।
ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। ये सब यूज नहीं करना, ये सब यूज नहीं करना, ठीक है। नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड विद हार्डली, ऐसे लिखो, नॉट यूज्ड विद हार्डली, हार्डली के साथ इनको यूज नहीं करना, इनमें से किसी को भी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं ही हैज हार्डली, ही हैज हार्डली नथिंग टू ईट। एग्जाम में इस तरह का एरर आ चुका और आएगा, तो इसमें एरर क्या है, ही हैज हार्डली नथिंग टू ईट, ही हैज हार्डली नथिंग टू ईट। तो गलती क्या है कि हार्डली अपने आप में नेगेटिव सेंस को रखता है, तो इसके साथ में ये कोई भी नेगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर, नथिंग, समथिंग यूज नहीं होता, तो यहाँ पर नथिंग नहीं आएगा। नेगेटिव में क्या यूज होता है, नथिंग और समथिंग नहीं होता, बल्कि क्या यूज होता है, एनीथिंग। क्या यूज होता है, एनीथिंग। तो नथिंग की जगह क्या आ जाएगा, एनीथिंग। तो ही हैज हार्डली एनीथिंग टू ईट, ही हैज हार्डली एनीथिंग टू ईट। अगर हार्डली यूज कर रहे हो तो जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है उसके पहले आ जाता है, पोजीशन ये है इसकी। अब अगर आप हार्डली को यूज करते हो, ठीक है, जोमेटो में काम करके पढ़ता हूँ इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं कर पाता हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख लोगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लाइव का टाइम नहीं मिल पाता, रिकॉर्डेड क्लास आप देख लिया करो, ठीक है। तो ही हैज हार्डली एनीथिंग टू ईट, मतलब उसके पास मुश्किल से ही कुछ है खाने के लिए, उसके पास मुश्किल से ही कुछ है खाने के लिए। तो हार्डली की जगह हार्ड और हार्ड की जगह हार्डली कभी भी यूज मत करना, दोनों की मीनिंग बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। समझ में आया? अब अगर आपको ये समझ में आया हार्ड और हार्डली, तो फटाफट से क्लियर लिख के बता दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं। जल्दी से बता दो एक बार, हार्ड और हार्डली समझ में आया कि नहीं आया, फास्ट जल्दी से आज फर्स्ट क्लास है, एप्लीकेशन पर कुछ एडवाइस। एडवाइस यही है कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देख ली हैं तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, अगर आज पहली क्लास है आपकी, तो फिर आपको शायद लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। इसीलिए आपको लाइव देखना है, डेली देखिए, लेकिन दिन में जो टाइम निकाल कर जो क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। ये एडवाइस है। क्लियर हो गया सभी को भाई? समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, या कोई डाउट है? क्लियर सर? हाँ सर, ठीक है। बाकी सबको क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए जल्दी, बढ़े आगे फिर। क्लियर? क्लियर सर जी? क्लियर सर जी? यस भैया, क्लियर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से तब तक बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो। कल मोस्ट प्रोबेबली शायद कल या परसों, आज कौन सा डे है, फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे, संडे को आपका जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा पूरा विद प्रैक्टिस, ठीक है। टेस्ट आपका संडे को होगा, एडवर्ब का टेस्ट आपका संडे यानी कि परसों होगा, ठीक है भाई। और मंडे से वी विल स्टार्ट। और आज थर्सडे की फ्राइडे है, कौन सा दिन है आज, फ्राइडे है, तो मंडे से वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ठीक है। आया समझ में भाई? चलो आप लोग पढ़ते रहो बढ़िया से। आज की क्लास इंपॉर्टेंट, आज की क्या सारी क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपका बेस अच्छा है, तभी तो आज की क्लास आपको फटाफट फटाफट समझ में आ रही है ना।
ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो भाई। जय हिंद, गुड नाइट।